एक भी डाउट आपके पास नहीं बचेगा। जी, आपने सही सुना है। अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक यदि देख लेते हैं तो एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं रोहित क्लासेस। तो चलिए, रोहित हाजिर है कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ। तो आपको भी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना चाहिए और जो चीज़ आप अभी कॉन्सेप्ट जो समझेंगे उसे कॉपी में आपको लिखना चाहिए अपनी भाषा में। देखिए, जब आप अपनी भाषा में चीज़ों को लिखेंगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा दिनों तक याद भी रहेगा और आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं और आज के इस कड़ी में, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th से क्लास 10th चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बने रहिए रोहित क्लासेस के साथ। देखिए, चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे सीक्वेंस की। देखिए, हम सीक्वेंस की बात करेंगे। देखिए, जो जो चीज़ हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे आप उसे समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर आप समझ जाएंगे तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी। एक्सरसाइज के ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी एक्सरसाइज में, सबको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सीक्वेंस समझते हैं। देखिए, सीक्वेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। देखिए, कुछ नियम कानून के अनुसार नंबर्स का अरेंजमेंट, ठीक है, जिससे आप अगली नंबर का पता कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये हम आपके पास लाते हैं। देखिए, ये 2 है, ठीक है, ये 4 है, ठीक है, ये 8 है, ये 10, ये 12, ये 40। ऐसे करके अगर आपसे पूछा जाए ये नंबर बताइए और ये नंबर बताइए, ये अगला नेक्स्ट 3 नंबर बताइए, तो आप बता देंगे, क्योंकि यहाँ आप क्या देख रहे हैं, प्रीवियस नंबर में 2 जोड़ करके अगले नंबर को लाया गया है। यानी कि 2 में 2 को जोड़ा है तो 4 आया है, ठीक है। और यहाँ देखिए एक नंबर छूट गया है, वो 6 है, ठीक है। तो देखिए, फिर 4 में 2 जोड़ा है तो 6 आया है, 6 में 2 जोड़ा है तो 8 आया है, 8 में 2 जोड़ा है तो 10 आया है, 10 में 2 जोड़ा है तो 12 आया है, 12 में 2 जोड़ा है तो 14 आया है, 14 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो 16, 16 में जब 2 जोड़ेंगे 18, 18 में जब 2 जोड़ेंगे तो 20। यानी कि ये जो है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए डेफिनिट ऑर्डर, एक फिक्स ऑर्डर में, ठीक है, एक ऑर्डर है, ठीक है, फिक्स नहीं है, एक ऑर्डर है, कुछ रूल है। देखिए, कुछ रूल अकॉर्डिंग टू सम रूल, कुछ रूल के अनुसार जो है, मतलब आपको ये नंबर का सेट दिया हुआ है, इसी को सीक्वेंस कहते हैं। मतलब कह रहा है कि उस रूल को पकड़ के, उस पैटर्न को पकड़ के आप अगली नंबर का पता लगा सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में आप समझे होंगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए 27 है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए 64 है। तो आपसे पूछेगा ये नंबर बताइए। देखिए, इसमें कुछ रूल लगा होगा, कुछ रूल के अनुसार ये सेट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है। तो अगर आप अगले नंबर का पता लगा सकते हैं तो ये क्या, ये पूरा सेट जो है ये सीक्वेंस कहलाएगा। रूल को पकड़ के, इस पैटर्न को पकड़ के, कौन सा पैटर्न अप्लाई हुआ है, और इसको पकड़ करके आप अगले नंबर को अगर खोज सकते हैं, अगले नंबर की जो है वो आप पता लगा सकते हैं कि अगला नंबर क्या होगा, तो ये पूरे सेट को सीक्वेंस कहेंगे। अगर अगला नंबर का पता नहीं लगाया जा सकता है तो सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। देखिए, अभी हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तब हम बात करेंगे प्रोग्रेशन की। किसकी बात करेंगे? प्रोग्रेशन की। तो देखिए, यहाँ क्या क्या नियम लगा है। देखिए, ये 1 का क्यूब है 1, ये 2 का क्यूब है 8, ये 3 का क्यूब है 27, ये 4 का क्यूब है 64, यहाँ 5 का क्यूब हो जाएगा 125। इसका मतलब क्या है, हम पता कर पा रहे हैं नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो ये हमारा सीक्वेंस कहलाएगा। आशा करते हैं कि आप सीक्वेंस समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए, आपको हम एक और बात बताते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, ये 1 है, ठीक है, मान लेते हैं 2 से शुरू करते हैं। ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये 5 है, ये 7 है, ये 11 है, ये 13 है, और ये क्या है 17, ये 19, ये 23, ठीक है।
ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। आपसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट नंबर बताइए। अगर आप ये नेक्स्ट नंबर बता देते हैं इसका पैटर्न पकड़ के, इसमें कुछ रूल के अनुसार ये आगे बढ़ रहा है, तो अगर इस रूल को पकड़ के आप बता देते हैं कि भाई ये अगला ये है, अगला ये है, तो ये सीक्वेंस कहलाएगा। तो सीक्वेंस समझिए। प्रोग्रेशन को भी हम समझाएंगे। प्रोग्रेशन जो होता है ये भी हम आपको अभी तुरंत डिस्कस करेंगे। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, एक चीज़ क्लियर कर लेंगे तब ना दूसरे चीज़ पर आएंगे। तो घबराइए नहीं, आराम से शांति बना के रखिए, पेशेंस रखिए। और हम आपसे मतलब वादा करते हैं, जब इस चैप्टर को आप पूरा पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। सारा क्वेश्चन आप खुद बना लेंगे, चाहे आप कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट क्यों ना हो। बस आप रोहित क्लासेस के साथ मेहनत करते जाइए। अब प्रश्न जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, सारे सवाल आप खुद बना लेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या रूल लगा है। देखिए, ये 2 जो है प्राइम नंबर है। 2 क्या है? प्राइम नंबर। अब आप सोच रहे होंगे प्राइम नंबर किसको कहते हैं। देखिए, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। रोहित क्लासेस की यही खासियत है कि आपको जो है मैथ जो है वो बेसिक से बताया जाएगा यहाँ पे। मतलब कि मैथ में जो है जो भी समस्या आपके पास है, मतलब आपका अगर मैथ पीछे कमज़ोर है, आपको प्राइम नंबर नहीं मालूम है, कंपोजिट नंबर नहीं मालूम है, तो वो दोनों तुरंत अभी आपको बताया जाएगा। तो देखिए, प्राइम नंबर, आप फैक्टर के बारे में सुने होंगे, फैक्टर के बारे में सुने होंगे। जिस नंबर के पास द्वियोग फैक्टर हो, जैसे 2, इसका द्वियोग फैक्टर है 1 और 2, 3, इसका द्वियोग फैक्टर है 1 और 3, और 4, देखिए कोई एक नंबर 4 ले लीजिए। ठीक है, 4, इसका क्या फैक्टर है? 3 गो फैक्टर है। देखिए 1, 2 और 4। तो 2 गो ज़्यादा फैक्टर होगा तो उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। जब एकदम द्वियोग फैक्टर होगा 1 और वो नंबर खुद, तो उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। देखिए, ये प्राइम नंबर का सेट है। ठीक है, ये प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये जो आप देख रहे हैं सारा प्राइम नंबर है। तो 23 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा बताइए? 29 आएगा, फिर 31 आएगा। तो इसमें क्या है, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि अगला नंबर क्या होगा। अगला नंबर क्या होगा, पैटर्न को पकड़ के अगर आप ये बता देते हैं कि अगला नंबर क्या होगा, उसी को सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको सीक्वेंस बोलेंगे, इसको भी सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, ये भी सीक्वेंस ही कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए, प्रोग्रेशन की चर्चा भी हम करेंगे। ठीक है, चलिए प्रोग्रेशन समझते हैं। देखिए, प्रोग्रेशन से पहले आपको टर्म्स हम समझाते हैं कि टर्म्स क्या होता है। देखिए, ये वाला टर्म्स, ये वर्ड देखिए टर्म्स, ये टर्म्स क्या होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, टर्म्स जो होता है, ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं, ये सीक्वेंस देख रहे हैं, इसमें प्रत्येक नंबर टर्म्स कहलाता है। समझे? जैसे इसमें पहला टर्म क्या है? 2 है, सेकेंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 5 है, फोर्थ टर्म 7 है। तो ये जैसे ये हमारे पास सीक्वेंस है। ठीक है, इसमें पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, चौथा टर्म ये है, पांचवा टर्म ये है। मतलब टर्म जो होता है, ये प्रत्येक नंबर ही टर्म कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें 2 क्या कहलाएगा? 2 अकेला 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 अकेला, ये सब क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा। यानी कि इसमें अगर हमसे पूछेगा कि फर्स्ट टर्म क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म 2 है ना जी। इसमें पूछेगा सेकेंड टर्म क्या है, तो 4 है। आशा करते हैं कि आप टर्म समझ गए होंगे। तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए कि भाई टर्म जो होता है, कोई भी सीक्वेंस हो या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, कोई भी सीक्वेंस हो या प्रोग्रेशन हो, तो उसमें जो नंबर है, ठीक है, वही टर्म्स कहलाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप टर्म्स समझ गए होंगे। चलिए अब प्रोग्रेशन समझते हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन किसको कहते हैं? देखिए, आपने क्या देखा, आपने देखा कि सीक्वेंस की कड़ी में आपने देखा कि कोई टर्म जिससे अगले नंबर की पता लगाया जाए, उसे सीक्वेंस कहते हैं। अब देखिए, प्रोग्रेशन क्या कहता है? प्रोग्रेशन भी वही बात कहता है कि भैया मैं भी एक ऐसा सीक्वेंस हूँ जिससे आप अगले नंबर का पता लगा सकते हैं, लेकिन डिफरेंस जो होगा, कोई भी लगातार 2 टर्म के बीच डिफरेंस हमेशा सेम होगा। आप नहीं न समझे? चलिए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए, एग्जाम्पल टू रूल जाना चाहिए मैथ्स में। यही जो होता है मैथ्स पेडागोजी, जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको बताया जाएगा कि मैथ्स जो होता है वो एग्जाम्पल टू रूल जाना चाहिए।
पहले आप किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल जानिए और एग्जाम्पल से तब एक रूल बनाइए, तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। समझते हैं प्रोग्रेशन को। देखिए अगर हमारे पास ये है एक सीक्वेंस 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ठीक है। मान लीजिए अब यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। देखिए हम अभी समझ रहे हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। तो प्रोग्रेशन जो होता है ऐसा एक सीक्वेंस, प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस से होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि किसी भी दो टर्म को, किसी भी दो लगातार, देखिए सुनिए, किसी भी दो लगातार टर्म को, दो टर्म होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। लगातार है, दो टर्म का डिफरेंस जो है ना हमेशा सेम आना चाहिए। मान लीजिए ये दोनों टर्म हम ले लेते हैं लगातार, 9 में से 6 जाएगा 3, डिफरेंस ऐसे ही निकालते हैं। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अगला माइनस पिछला, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हमेशा याद रखें, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस इक्वल टू अगला टर्म माइनस अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। समझ गए, डिफरेंस हमको ऐसे ही निकालना है, अगला टर्म माइनस उससे जस्ट पिछला टर्म। समझ गए ना। देखिए जैसे हमारे पास ये था, कैसे निकालेंगे ये दो टर्म, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। थोड़ा मार्कर जो है हम लोग ले लेते हैं। देखिए डिफरेंस कैसे निकालना है, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। अगर कोई भी दो अगला टर्म, कोई भी दो टर्म हम लेते हैं, मान लीजिए ये दोनों टर्म ले लिए, तो 15 माइनस 12, डिफरेंस ऐसे ही निकालेंगे। अगला टर्म ये है 15, 12 और 15 में अगला 15 है जी, तो 15 में 12 घटाइए, 12 घटा दीजिए 3 आएगा। फिर कोई दो अगला टर्म लीजिए, ये दो अगला टर्म लीजिए, ठीक है। तो यानी कि 21 अगला टर्म यही है ना, 21 माइनस 18। देखिए इफ डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज सेम देन सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि जो डिफरेंस जो आएगा हमारे पास, अगर दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस, कोई भी दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम आता है तो उस सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या प्रोग्रेशन कहेंगे, ठीक है। तो देखिए कोई भी दो लगातार टर्म ले लीजिए, हमने पहले केस में ये दो लगातार टर्म लिए, तो डिफरेंस कैसे निकालना है, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। तो 15 माइनस 12 की 3। अब देखिए ये दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म लिए हैं, दो लगातार टर्म लिए, तो अगला टर्म माइनस पिछला टर्म करके डिफरेंस निकालेंगे। देखिए 3 आ रहा है, देखिए ये दोनों पकड़िए, ये भी दो लगातार टर्म है, 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस क्या निकालेंगे, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, यानी 21 माइनस 24 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, हमेशा एक फिक्स नंबर आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी कि किन्हीं दो लगातार टर्म्स के बीच यदि डिफरेंस हमेशा सेम आता है तो उस सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सिंपली प्रोग्रेशन कहेंगे। तो आपसे कोई पूछेगा सीक्वेंस और ये प्रोग्रेशन में डिफरेंस बताइए, तो सीक्वेंस में क्या है, सीक्वेंस में देखिए यहाँ किन्हीं दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस फिक्स नहीं आपको मिलेगा। देखिए मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन प्रोग्रेशन में मिलना ही चाहिए डिफरेंस, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ये जो है फिक्स होना ही चाहिए, ये कंडीशन है प्रोग्रेशन होने के लिए। प्रोग्रेशन कहता है, प्रोग्रेशन होने के लिए किसी भी सीक्वेंस को, अब प्रोग्रेशन होने के लिए उसको जो है किन्हीं दो लगातार टर्म के बीच का जो है वो डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस में ऐसी बात नहीं है। सीक्वेंस कहता है कि पैटर्न को पकड़िए और अगला नंबर यदि आप फाइंड कर लेते हैं तो उसे सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। और सीक्वेंस में यदि किन्हीं दो लगातार टर्म का जो है
डिफरेंस हमेशा सेम है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, बस अगला नंबर जो है पैटर्न को पकड़ के अगला नंबर का अगर आप पता कर लेते हैं तो वो सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है। लेकिन प्रोग्रेशन कहता है कि नहीं, सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी दो टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। प्रोग्रेशन कहता है कि डिफरेंस जो है कोई भी दो लगातार टर्म पकड़ लीजिए, दो लगातार टर्म पकड़ लीजिए, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा फिक्स आना चाहिए, ठीक है, एक सेम नंबर आना चाहिए। देखिए ये दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ये दोनों लगातार टर्म्स है ना, 6 में 3 जाएगा तो 3, ठीक है, 12 में से 9 जाएगा तो 3। आप क्या देख रहे हैं, किन्हीं दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा 3 आ रहा है, तब ये प्रोग्रेशन कहलाएगा, ठीक है। यानी कि हम ये लिख सकते हैं ऑल सीक्वेंस, ऑल प्रोग्रेशंस आर कॉल्ड सीक्वेंस, but all sequences are never called progressions। यह बात आपको कॉपी में लिखना चाहिए। आशा करते हैं कि आप प्रोग्रेशन और सीक्वेंस के बारे में समझ गए होंगे। हम जो है एक बार और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन क्या होता है। तो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है। रोहित सर जो है, देखिए अब जो है हम आपको अभी बताए कि प्रोग्रेशन और सीक्वेंस का मतलब कि इनके बारे में एक बार पुनः आपका रिवीजन कराना चाहते हैं। देखिए अभी ये लाइन आप क्या देख रहे हैं, जितना प्रोग्रेशन होगा वो सब सीक्वेंस होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, किन्हीं दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए, ठीक है, हमेशा सेम आएगा तो हम अगला टर्म भी पता कर सकते हैं। जैसे इस ई दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, 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 इहो दोनों जो लगातार कंसेक्यूटिव टर्म है, ई दोनों के बीच के भी डिफरेंस 3 ही है, ई दोनों के बीच का डिफरेंस 3 ही है, ई दोनों के बीच का डिफरेंस 3 ही है। यदि आप क्या देख रहे हैं कि 3 में 3 जोड़ा तो 6 आया, 6 में 3 जोड़ा तो 9 आया, 9 में 3 जोड़ दिया तो 12 आया, 12 में 3 जोड़ दिया तो 15 आया, 15 में 3 जोड़ दिया तो 18 आया, 18 में 3 जोड़ दिया तो 21 आया, 21 में 3 जोड़ दिया तो 24 आया, 24 में 3 जोड़ दिया तो 27 आया, ठीक है। तो देखिए 27 में 3 जोड़ देंगे तो 30 आएगा, 30 में 3 जोड़ देंगे 33 आएगा। तो देखिए एक ऐसा पैटर्न है जिससे हम अगली टर्म्स का पता लगा सकते हैं, इसलिए इसे सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसे सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस इसलिए कहते हैं कि इस पैटर्न को पकड़ के हम अगला नंबर बता रहे हैं, ठीक है। और इस सीक्वेंस में जो है, इस सीक्वेंस में डिफरेंस हमेशा किसी दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा फिक्स आ रहा है जो कि 3 है, ठीक है, फिक्स आ रहा है जो कि 3 है। तो इस वजह से ये प्रोग्रेशन कहलाएगा, ठीक है। डिफरेंस अगर हमेशा 3 आए, किन्हीं देखिए 3 नहीं सॉरी, देखिए कोई भी प्रोग्रेशन, कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है, अगर किन्हीं दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा एक फिक्स नंबर हो तो उसे प्रोग्रेशन कहते हैं। और सीक्वेंस किसको कहते हैं, बस फिक्स आए न आए उससे कोई मतलब नहीं, किन्हीं दो लगातार टर्म का डिफरेंस फिक्स नहीं भी आता है तो उसे सीक्वेंस कहते हैं। बस उसका जो है अगला टर्म हम लोग पैटर्न को पकड़ के, पैटर्न जो दिया रहेगा उसको पकड़ के बस अगला नंबर खाली बता देंगे तो उसको क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। लेकिन अगर आप अगला नंबर भी बता रहे हैं और डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म अगर हमेशा सेम है, मतलब किन्हीं दो लगातार टर्म्स के बीच का अंतर अगर हमेशा सेम है तो उसे प्रोग्रेशन कहेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सीक्वेंस और प्रोग्रेशन समझ गए होंगे, टर्म्स भी समझ गए होंगे, ठीक है। और डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, जस्ट पिछला टर्म, ठीक है। जैसे हमको इसमें डिफरेंस कैसे निकालना है, तो अगला टर्म 6 है, इससे जस्ट पिछला टर्म 3 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा डिफरेंस। 9 में
फिर 6 घटाएंगे, 12 में 9 घटाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड। चलिए एपी की बात करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए हमने अभी आपको बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। यदि डिफरेंस जो होगा किन्हीं दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस यदि सेम आता है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसका जो है हम डेफिनेशन तो लिखा चुके हैं आपको, तो चलिए एग्जांपल देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। देखिए ये 2, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है, ऐसे करके चलता जा रहा है। देखिए इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं ये जो हमारे पास 2 है, ये 2 जो है 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, ये सारे जो हैं टर्म्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं। और उसमें भी ये फर्स्ट वाला जो है ये कहलाता है फर्स्ट टर्म। क्या कहलाता है? फर्स्ट टर्म। और ये सेकेंड वाला कहलाता है सेकेंड टर्म। और ये थर्ड वाला कहलाता है थर्ड टर्म। जो थर्ड में नंबर पे है, देखिए जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो फर्स्ट टर्म, जो सेकेंड पोजीशन पे है वो सेकेंड टर्म, जो थर्ड पोजीशन पे है वो थर्ड टर्म। ठीक है, इसी प्रकार से ये चलता जाएगा। यदि आपसे कोई पूछेगा कि भैया ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऑलबॉल हो जाएंगे, आपके दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगा? नहीं ना। आपको क्या चेक करना है? डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म आपको चेक करना है। एंड इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज सेम देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, अगर आपसे कोई बोल दिया कि आप बताइए, आपको एग्जाम्पल दे देगा इस तरीके से और बताए और पूछेगा बताइए कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो आपको क्या करना है? भाग जाना है, ऑलबॉल हो जाना है। अस्थिर दिमाग कीजिए और सोचिए कि सर ने क्या बताया। सर ने बताया कि किन्हीं दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस यदि सेम होगा तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो हम क्या करेंगे? पहले ये दोनों लगातार टर्म लेते हैं और डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए अभी हम पिछले पेज पे बताएं ना कि अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला टर्म 4 है और माइनस पिछला टर्म, तो डिफरेंस क्या आया? 2। फिर ये 2 को लगातार पकड़ लेते हैं, तो अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, 8 माइनस 6, देखिए 2 आ रहा है। फिर कोई 2 लगातार पकड़ लेते हैं, चलिए ई पकड़ लेते हैं, तो 14 माइनस 12, देखिए 2। क्या है? डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज सेम एंड द वो हमेशा सेम आ रहा है, जो कि 2 ही आ रहा है बार बार, तो सेम एंड डिफरेंस आ रहा है जी। और इसी सेम डिफरेंस को बोलते हैं, सेम डिफरेंस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसका एक अलग नाम है। जो सेम डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं भैया? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से डिनोट करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें आसानी से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये जो फिक्स डिफरेंस जो होता है, देखिए इन दोनों के बीच के डिफरेंस दूं, इन दोनों के बीच के भी डिफरेंस दूं, किन्हीं दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं, फिक्स से आ रहा है 2। हमेशा एक फिक्स नंबर जब आएगा तो तभी तो उसी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। और ये जो फिक्स नंबर आता है इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा ये कॉमन डिफरेंस बताइए किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो आप क्या करेंगे? अगला टर्म माइनस उससे जस्ट पिछला टर्म, यानी कि कंसेक्यूटिव टर्म, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालना है? अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, जो आएगा वही कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आपसे पूछेगा कॉमन डिफरेंस बताइए, तो कोई भी 2 लगातार टर्म पकड़ लीजिए। मान लीजिए आप ई दोनों पकड़ लीजिए, कोई भी 2 लगातार टर्म, तो इसमें अगला टर्म 10 है और माइनस जस्ट पिछला टर्म जो आएगा, यानी 2 आया, यही क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस। कोई भी आप 2 लगातार टर्म्स का डिफरेंस पता कर लीजिए,
वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो चलिए आशा करते हैं कि आपने टर्म समझ गया होगा, कॉमन डिफरेंस समझ गया होगा। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म जो है ये फर्स्ट टर्म कहलाता है, ये कॉमन डिफरेंस। देखिए नेक्स्ट टर्म कैसे निकलता है, नेक्स्ट टर्म जो निकलता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप पता कर लिए हैं कि हर पिछली संख्या में 2 जोड़ने पर नेक्स्ट टर्म निकलता है। फिर ठीक है, फिर 4 में 2 जोड़ दिए तो 6 आया, 6 में 2 जोड़ दिए तो 8, 8 में 2 जोड़ दिए तो 10। यानी कि नेक्स्ट टर्म कैसे निकलता है, तो ये देखिए 14 में जो कॉमन डिफरेंस है उसको जोड़ देंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा, कॉमन डिफरेंस 2 है तो यहाँ 2 जोड़ देंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। तो इसमें 2 जोड़ते जाएंगे क्योंकि 2 का ही डिफरेंस है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ये सीक्वेंस दिया है, पहले तो हमको ये चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। एपी चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है आप थोड़ा सोच के बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, फिर हम बताते हैं। देखिए एपी चेक करने के लिए हमको जो है कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है, यानी कि अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। यदि बार बार अगला टर्म माइनस पिछला टर्म सेम आ रहा है तो वो एपी है। तो अगला टर्म देखिए किन्हीं 2 टर्म को पकड़िए, इसमें अगला टर्म ये है 6 और 6 में पिछला टर्म घटा दीजिए 3 आएगा। फिर ये दोनों को पकड़ लीजिए 9 और -6 कीजिए 3 आएगा। फिर कोई भी 2 टर्म पकड़ लीजिए, ये दोनों टर्म पकड़ लीजिए 18 और -15 लाइए, देखिए 3 आ रहा है। तो आप क्या चेक कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि भैया यहाँ कॉमन डिफरेंस 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है। तो जब कॉमन डिफरेंस 3 है और फिक्स है तो ये एपी है। और जब हमसे पूछेगा कि नेक्स्ट टर्म आप बताइए, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें 3 जोड़ने पर यानी कॉमन डिफरेंस जोड़ने पर ये 6 आया है। फिर 6 में कॉमन डिफरेंस जोड़ने पे 9 आया है। फिर 9 में कॉमन डिफरेंस 3 जोड़ने पे 12 आया। तो 21 में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 3 आया है। तो फिर 24 में 3 जोड़ देंगे 27। इस प्रकार से हम ये पता कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर कोई टर्म कोई सीक्वेंस है, मान लीजिए ए है, ठीक है, ए है तो ये होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, और A2 जो होता है ये सेकेंड टर्म, A3 होता है थर्ड टर्म, A4 होता है फोर्थ टर्म, ठीक है, A5 होता है फिफ्थ टर्म। इसी प्रकार से अगर टर्म्स की संख्या n है तो ये n जो होगा ये लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए अब जो है देखिए कभी कभी क्या होता है, आप A1 जो है ये फर्स्ट टर्म है, कभी कभी A भी होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, काफ़ी गर्मी है और गर्मी से आप देख रहे हैं कि पसीना कितना निकल रहा है। थोड़ा 1 सेकंड का फिर ब्रेक लेते हैं। हमने आपको कहा कि हमारे पास एक ये मान लीजिए एपी दिया हुआ है, ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस जो है मान लीजिए डी दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं क्या दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। और कॉमन डिफरेंस जो है अगला टर्म कैसे निकालते हैं, पिछला टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ के। जैसे देखिए पहले हम कॉमन डिफरेंस यहाँ हमने अभी आपको जस्ट समझाएं कि ये दोनों कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किन्हीं 2 लगातार टर्म को आप पकड़िए और उसका डिफरेंस निकालिए, वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो देखिए कोई भी लगातार 2 टर्म, ये दोनों लगातार टर्म निकालिए और इसका डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस कैसे बोलते हैं हम आपको निकालने, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, तो डिफरेंस 3 आएगा, 3 आएगा ना। तो देखिए फर्स्ट टर्म ए है, ए में जब हम यहाँ जो कॉमन डिफरेंस आया है वो 3 आया है। जब ए में हम यानी फर्स्ट टर्म में जब हम 3 जोड़ेंगे तो देखिए सेकेंड टर्म आया है, यानी फर्स्ट टर्म में डी जोड़े हैं तो सेकेंड टर्म आया। ये सेकेंड टर्म कैसे आएगा, फर्स्ट टर्म ए में जब हम कॉमन डिफरेंस डी जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। और ये थर्ड टर्म कैसे आएगा, जब हम ए में 2 बार डी जोड़ेंगे तब ना आएगा थर्ड टर्म। ए में देखिए यहाँ 3 है ना, ए 3 में हम 2 बार कॉमन डिफरेंस जोड़ दें, 3 3 6 8 3 9, तो देखिए हमारे पास थर्ड टर्म आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ टर्म कैसे आएगा, ए प्लस डी प्लस डी आएगा। ठीक है, यानी कि आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि A3 जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A + 2D, A4 को नहीं लिख सकते हैं A + 3D,
A2 को तो यही लिखा है a प्लस डी, और ये फर्स्ट टर्म है ही। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस डी है और फर्स्ट टर्म ए है। देखिए A2 निकालने हैं, A2 निकालने हैं तो फर्स्ट टर्म में एगो डी जोड़े हैं। देखिए पैटर्न को समझिएगा, A2 हमको चाहिए तो फर्स्ट टर्म ए में कॉमन डिफरेंस डी जोड़े हैं। A3 हमको चाहिए तो फर्स्ट टर्म ए में हम 2 डी जोड़े हैं, 2 इंटू डी जोड़े हैं। देख रहे हैं 3 चाहिए तो 2 गो डी, 4 चाहिए तो 3 गो डी। अच्छा बताइए आप क्या देख रहे हैं, जो टर्म चाहिए उससे एक कम डी, यानी कि हमको ये n टर्म चाहिए, मान लीजिए n टर्म चाहिए तो इसके लिए हमको एक डी कम लेना होगा। फर्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, n इंटू डी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, सेकेंड टर्म चाहिए तो एगो डी कम चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ एक डी है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 गो डी है। अगर यहाँ n है तो n में एगो डी, n माइनस 1 इंटू डी कीजिए, क्योंकि एगो एक कम लेना होता है तो n माइनस 1 इंटू डी लिए हैं। तो ये जो होता है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। an का मतलब होता है nवां टर्म, nवां टर्म। मान लीजिए अगर A20 है, ठीक है, तो हर जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ 20 लिखिए, तो a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। देखिए a प्लस 19 डी आ गया है, आना भी चाहिए क्योंकि A20 चाहिए तो a प्लस 19 डी, ठीक है। आप आशा करते हैं कि आप समझ रहे हैं। a जो होता है इसमें ये होता है फर्स्ट टर्म, क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और n जो होता है n, ये होता है nवां टर्म, ठीक है, ये होता है nवां टर्म, ठीक है। देखिए एक चीज़ और समझते हैं, देखिए अगर लास्ट टर्म मान लीजिए n है, अगर लास्ट टर्म क्या है, अगर मान लीजिए लास्ट टर्म जो है किसी भी एपी का लास्ट टर्म n है, ठीक है, लास्ट टर्म n है, तो an इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक सेकेंड, थोड़ा काफ़ी गर्मी है अभी, जो है आज 22 मई है और अभी आप दिन में ये 12:20 पे ये क्लासेस रिकॉर्ड की जा रही है। और आपको पता है कि थोड़ा व्यवस्था की कमी ज़रूर है क्योंकि डिजिटल बोर्ड का ज़माना है। हालांकि हम जल्द डिजिटल बोर्ड के साथ आपके बीच आएंगे। काफ़ी गर्मी है इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक लेना पड़ता है। देखिए ये जो है an का मतलब होता है nवां टर्म, यानी कि देखिए अगर A20 है तो इसका मतलब होता है 20वां टर्म। क्या होता है, 20वां टर्म, समझे। A50 है तो 50वां टर्म, ठीक है, 50वां टर्म, ठीक है। मतलब 20वां टर्म मतलब 20वें पोजीशन पे जो टर्म मौजूद है उसकी बात करता है। A50 है, इसका मतलब कोई भी एपी दिया हुआ है उसके 50वें पोजीशन पे, ठीक है। जैसे ये देखिए फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे, ये फोर्थ पोजीशन पे, ये फिफ्थ पोजीशन पे, ये सिक्स्थ पोजीशन पे, ये सेवन्थ, ये 8, ये 9th पोजीशन पे है, तो ये कहलाएगा A9 कहलाएगा, ठीक है। और जो 50वें पोजीशन पे होगा वो A50 कहलाएगा, जो nवें पोजीशन पे होगा। इसीलिए तो ये जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, टर्म निकालने का जनरल फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। जिसमें an होता है nवां टर्म और a होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, और d होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और n जो होता है वो जिनवां टर्म जो टर्म पूछ रहा है कि 50वां टर्म बताइए तो n की जगह 50 रखेंगे, चौथा टर्म बताइए तो n की जगह 4 रखेंगे, 16वां टर्म बताइए तो n की जगह 16 रखेंगे, 18वां टर्म बताइए तो n की जगह 18 रखेंगे। आशा करते हैं कि आप ये समझ पा रहे हैं। देखिए अगर टोटल टर्म n होगा, टोटल टर्म n होगा, आप गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते करते आप लास्ट तक आए कि भैया यहाँ जो है
एन टर्म है, ठीक है। यानी कि अगर हम इस एपी की बात कर रहे हैं, अगर इस एपी में मान लीजिए टोटल टर्म्स एन है, टोटल टर्म्स एन है, टोटल टर्म्स एन है, तो ए एन जो रिप्रेजेंट करेगा, जो ए एन हम निकालेंगे वो लास्ट टर्म बताएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट में एन है लिखा हुआ, एन अगर लास्ट में लिखा हुआ है या टोटल टर्म एन है, टोटल टर्म मान लीजिए एन है, ठीक है। अगर टोटल टर्म एन है तो इसका मतलब ए एन जो है वो लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि कभी कभी एल के बराबर भी हम लिख सकते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म निकालने का ये फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप इसको भी अपने कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। जहाँ ए होता है फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। ए होता है फर्स्ट टर्म और एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और डी होता है हड्डी नहीं, कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमना डिफरेंसा, हमारे गांव की भाषा में बोला जाता है कॉमना डिफरेंसा, हरवंशा निर्वंशा, ठीक है। ये हमारे गांव की भाषा में इसे बोला जाता है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ताकि ऑल ओवर इंडिया समझे इस बात को, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 सॉल्यूशन की ओर। बने रहिए रोहित क्लासेस के साथ। नमस्कार दोस्तों, चलिए एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, यानी कि इसमें 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है एक ही क्वेश्चन के अंदर। अभी हमने क्वेश्चन एक को ही लिखा है ताकि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन आपके पेज पे आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कह रहा है कि जो सिचुएशन आपके पास दिया हुआ है इसमें कौन सा सिचुएशन जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है और कौन सा नहीं और क्यों। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी फेयर, यानी जो अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो उसका जो भाड़ा है मतलब ईच किलोमीटर, ठीक है, आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल। देखिए अगर आप टैक्सी करते हैं कोई भाड़े पे, ठीक है, तो वो टैक्सी वाला आपसे कहता है कि देखिए आपको 1 किलोमीटर ले चलेंगे तो 15 रुपये हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाइएगा उतना 8 रुपया आपको देना होगा। फिर अगर 1 किलोमीटर जाइएगा तो 8 रुपया दीजिएगा, फिर 1 किलोमीटर जाइएगा तो 8 रुपया दीजिएगा। लेकिन पहला किलोमीटर के लिए जो है, अगर 1 किलोमीटर आप जा रहे हैं शुरू में, अभी आपने जस्ट टैक्सी किया है, भाड़े पे किया है टैक्सी, और ये टैक्सी वाले कह रहे हैं कि 15 रुपये में हम आपको 1 किलोमीटर छोड़ देंगे। उसके बाद आप जितना किलोमीटर आगे जाइएगा उतना एडिशनल 8 रुपया आपको लगेगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ये फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू ₹15। देखिए पहला किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर जाइएगा तो 15 रुपया लगेगा। मान लीजिए आप कोई टैक्सी किए, 1 किलोमीटर पहुंच गए, 15 रुपये दिए। अब वहाँ फिर आप कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर जाएंगे, तो टैक्सी वाला बोल रहा है कि अब जितना किलोमीटर जाइएगा उतना 8 रुपये आप देते जाएंगे। तो सेकेंड किलोमीटर के लिए 8 रुपया लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 किलोमीटर आप पूरा कर लेते हैं तो पहला जो है 15 रुपया तो आप देवे कीजिएगा, 8 रुपया और दीजिएगा, क्योंकि यहाँ 1 किलोमीटर ज़्यादा गए हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आप 3 किलोमीटर चले गए तो 2 किलोमीटर में इतना रुपया देवे न किए, 15 8 23, इतना रुपया देवे न किए 2 किलोमीटर में। अब फिर आपको देना होगा 23 और 8। कैसे देना होगा, देखिए पहला किलोमीटर के लिए आप 15 रुपया दे दिए हैं। अब
यहाँ पहला किलोमीटर के लिए आप 15 रुपया दे दिए हैं, तो अब इसमें 2 किलोमीटर और आप गए हैं तब ना 3 किलोमीटर यहाँ टोटल लिखा हुआ है, तो फिर 1 किलोमीटर 8 रुपया देंगे, फिर 1 किलोमीटर और जाएंगे तब ना टोटल 3 किलोमीटर। देखिए पहला किलोमीटर 1 किलोमीटर गए तो 15 रुपया, फिर 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए तो 8 रुपया, फिर 1 किलोमीटर गए हैं तो 8 रुपया, यानी कि 3 किलोमीटर में इतना रुपया, तो ये 31 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप 4 किलोमीटर गए हैं, ठीक है 4 किलोमीटर गए हैं, तो पहला जो किलोमीटर के लिए आपको रुपया लगेगा वो तो 15 ही लगेगा, दूसरा किलोमीटर जाइएगा तो 8 रुपया आपको देना होगा, फिर 1 किलोमीटर और जाइएगा, तीसरा किलोमीटर पूरा कीजिएगा तो 8 रुपया और, फिर 1 किलोमीटर और चौथा किलोमीटर आप तय कीजिएगा तो 8 रुपया और, यानी कि ये सब मिला के 39। तो आपके पास क्या सीक्वेंस आ रहा है, देखिए 15, 23, 31, 39। अब ये एपी है कि नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस पता करना होगा, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम इफ, यानी कि यदि डिफरेंस जो है किन्हीं दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच सेम है तभी ये एपी होगा। देखिए किन्हीं ये दोनों लगातार टर्म को लेते हैं, 23 में 15 घटाएंगे तो 8 आएगा ना, 8 आएगा, फिर ये दोनों लगातार टर्म को लेते हैं, 31 में 23 घटाएंगे तो 8 आएगा, फिर 39 में 31 घटाएंगे तो 8 आएगा। हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंस जो है यानी कि अंतर जो है किन्हीं दो लगातार टर्म के बीच का अंतर हमेशा सेम आ रहा है, तो ये एपी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ यही पूछ रहा है कि कौन एपी है, तो एपी ये है, और क्यों एपी है इसका भी जवाब हमने आपको दे दिया है कि डिफरेंस जो है वो हमेशा फिक्स आ रहा है, किन्हीं दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस यदि सेम आता है तो वो एपी कहलाता है। यहाँ किन्हीं दो लगातार टर्म्स, ये दोनों लगातार टर्म्स लीजिए, इसका डिफरेंस देखिए 8 आया है ना, 23 में 15 घटाएंगे तो 8 आएगा, 31 में 23 घटाएंगे 8 आएगा, तो इस प्रकार से ये एपी कहलाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन कर रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। कर रहा है कि अब ये इसको सॉल्व कीजिए इस सिचुएशन को और बताइए ये एपी है कि नहीं है, अगर एपी है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, हमको एयर मतलब सिलेंडर में कितना एयर है हमको ये भी पता नहीं है, लेकिन 1/4 उससे उड़ा देता है, फिर कितना बचा, फिर जो बचता है उससे एयर फिर उसका 1/4 उड़ाता है, रिमूव करता है। रिमूव करना मतलब ये वैक्यूम पंप से एयर को उड़ा देना। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो 4 से ये कट जाए, जो नंबर 4 से कट जाए उतना अमाउंट ऑफ एयर हम मान लेते हैं। ठीक है, नीचे जो भी डिजिट रहता है उतना, तो हम देखिए क्या करेंगे, देखिए नीचे जो भी डिजिट रहता है उससे कटने वाली कोई भी नंबर को हम मान लेंगे कि इतना टोटल जो है अमाउंट ऑफ एयर सिलेंडर में मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इक्वल टू हम 64 मान लेते हैं। ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं, क्योंकि एयर जो होता है वो वॉल्यूम में होता है, लेकिन अगर हम 64 यूनिट क्यूब मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एयर कितना बचेगा, 1/4 रिमूव कर देंगे तो कितना बचेगा, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन सिलेंडर आफ्टर 1/4 रिमूविंग। आप ये भी लिख लीजिएगा कि 1/4 रिमूव होने पर, 1/4 रिमूव होने पर अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर क्या हो जाएगा, 64 का 1/4 क्या होगा, ये 16 होगा, और 64 टोटल है, इसमें 16 माइनस कर देंगे तो यही एयर बचेगा, कितना 48 अब बचा है। ठीक है, पहले 64 था, अब 48 बचा है। अब 48 जो बचा है इसका भी 1/4 रिमूव कर रहा है, बार बार रिमूव कर रहा है। तो देखिए 48 हमारे पास अब बचा है, इसका भी 1/4 रिमूव कर देगा, तो इसको जब काटेंगे तो बच्चों का 48 होगा। अब बचेगा कितना, 48, पहले जो रहता है 48 में -12 करेंगे इतना बच जाएगा, यानी
36 बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अब कितना बच गया 36। 36 का भी 1/4 ये उड़ा देता है, तो 36 के 1/4 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 9 टाइम्स में चला जाएगा, बचेगा कितना 36 - 9, ठीक है, यानी कि 27 बचेगा। तो हमारे पास क्या नंबर आ गया, हमारे पास है 64, ठीक है, फिर 48, फिर उड़ के बचा है 36, फिर बचा है 27, ठीक है। तो अब ये एपी है कि नहीं है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लीजिए, उसका डिफरेंस निकालिए, यदि डिफरेंस बार बार सेम आ रहा है तो वो एपी है, अगर डिफरेंस बार बार सेम नहीं आ रहा है तो वो एपी नहीं है। तो सबसे पहले हम ये दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो 48 - 64 करेंगे, देखिए 48 अब -64 कीजिए, आप क्या देख रहे हैं -24 आ रहा है, ये दोनों का डिफरेंस निकालने हैं तो -24 आ रहा है, ये दोनों का डिफरेंस निकालिए अब, ये दोनों का यानी कि 36 -48 ये करना है आपको। तो 36 - 48, तो हम क्या करते हैं, बड़का हम छोटका घटा देते हैं और चिन्ह माइनस का लगा देते हैं, 48 - 36 तो क्या आ रहा है 12 आ रहा है, -12, ठीक है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ -24 आया, यहाँ -12 आया, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो फिक्स नहीं आ रहा है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ -24 है और यहाँ -12 है, ये दोनों सेम नहीं है, इस वजह से ये वाली सिचुएशन जो है एपी नहीं कहलाएगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट सिचुएशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ये कह रहा है कि देखिए एक कुआं खनवा रहे हैं, ठीक है, 1 मीटर जब आप कुआं खनवाएंगे तो उसका रुपया है 150, फिर आप जितना मीटर बढ़ते जाइएगा, जितना प्रत्येक मीटर का फिर 50 रुपया एक्स्ट्रा लगते जाएगा। तो देखिए कॉस्ट फॉर द फर्स्ट मीटर, कॉस्ट फॉर द फर्स्ट मीटर, समझे ना, मतलब एक कुआं है, उसको आप 1 मीटर खनवाएंगे तो उसका जो रुपीस आपको देना होगा वो 150, ठीक है। उसके बाद आपको 1 मीटर और एक्स्ट्रा खोदवाना है तो 50 रुपया देना है, फिर 1 मीटर और खोदवाना है तो फिर एक 50 रुपये का नोट देना होगा, यानी कि जितना आप एक्स्ट्रा मीटर खोदवाएंगे, एक्स्ट्रा 1 मीटर खोदवाएंगे, उतना 50 रुपया आपका बढ़ता जाएगा। तो कॉस्ट फॉर द फर्स्ट मीटर ऑफ डिगिंग इक्वल टू DIGING डिगिंग इक्वल टू ₹150। देखिए पहला जो 1 मीटर आपको कुआं खोदेगा तो 150 रुपया लेगा, फिर अगर आप 1 मीटर और खोदवाना चाहते हैं, यानी कि कॉस्ट फॉर 2 मीटर ऑफ डिगिंग क्या हो जाएगा, ₹150 प्लस 50 यानी कि 200 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यही जो है 3 मीटर अगर खोदवाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर एक 50 टकिया बढ़ जाएगा, 200 में फिर एक 50 बढ़ जाएगा तो 250 हो जाएगा, नहीं होगा। 3 मीटर के लिए खोदवाइएगा, पहला मीटर के लिए आपको 150 रुपया देना होगा, फिर अगला 1 मीटर बढ़ाइएगा 50 रुपया एक्स्ट्रा, फिर एक और मीटर बढ़ाइएगा तब ना 3 होगा, तब फिर 50 रुपया, तो क्या हो जाएगा 250 देना होगा। अगर मान लीजिए आपको 4 मीटर खोदवाना है, ठीक है, कुआं, समझे, 4 मीटर अगर आपको खोदवाना है तो ये हो जाएगा 250 प्लस 50 और यानी कि 300। तो ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं 150, अब देखिए इस सब नंबर को हम सीक्वेंस में जब लाएंगे तो चेक करेंगे ये एपी में है कि नहीं, पहले 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300। अब देखिए ये एपी में है कि नहीं है, इसके लिए जो है हमको क्या करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि कोई भी लगातार 2 टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना होता है। यदि वो डिफरेंस फिक्स है तो ये एपी है, अगर डिफरेंस फिक्स नहीं है तो एपी नहीं है। तो चलिए कोई भी लगातार 2 टर्म कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगला टर्म माइनस उससे पिछला टर्म, तो 200 माइनस 150 50 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 250 माइनस 200 50 आ जाएगा, फिर देखिए 300 माइनस 250 50 आ जाएगा।
तो ये जो कॉमन डिफरेंस यहाँ है ये फिक्स है 50। तो ये जो हमारा है ये सिचुएशन एपी में है, तो हम लिख देंगे यस इट इज़ इन एपी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखिए अभी थोड़ा सा हम समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए आप सवाल को पहले पढ़िए, पहले खुद से सवाल को 2 बार 3 बार पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए, फिर बोर्ड पे आइए। ठीक है, देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, देखिए जो आप शुरू का जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, मान लीजिए आप किसी को 10,000 रुपये जो हैं इंटरेस्ट पे दिए हैं। ठीक है, आप किसी को 10,000 रुपये इंटरेस्ट पे दिए हैं, वो इंटरेस्ट है मान लीजिए 5% पर एनम या 10% पर एनम, मान लीजिए 10% पर एनम दिए हैं। ठीक है, समझते जाइए। तो देखिए आपको पूछेगा फिर 3 साल के बाद या 2 साल के बाद आपसे पूछेगा आफ्टर 2 ईयर जो है आप बताइए अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट जो होता है मूलधन और प्लस इंटरेस्ट, यानी कि ये जो आप अमाउंट दिए हैं ओरिजिनली जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, जितना रुपया आप इंटरेस्ट पे लगाए हैं ठीक है शुरू में, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। और जो आपका जो होता है इंटरेस्ट और जो आप रुपीस जो प्रिंसिपल आपने दिया है शुरू में ओरिजिनल, वो दोनों को जब जोड़ देते हैं तो वो अमाउंट कहलाता है। यानी अमाउंट जो होता है ये मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, मूलधन और ब्याज के मिलाने से अमाउंट बनता है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट। ठीक है, तो देखिए आपने किसी को 10,000 रुपये इंटरेस्ट पे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, तो 2 साल के बाद क्या अमाउंट हो जाएगा, तो देखिए इसमें क्या होता है, पहले जो है पहले 1 साल का हम इसका अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 साल का पहले अमाउंट निकालने से पहले 1 साल का इंटरेस्ट निकालते हैं। तो देखिए इसका 10% हो जाएगा इंटरेस्ट, इसका 10% क्या हो जाएगा 1,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 10% कैसे 1,000 हुआ है, तो ये बेसिक बात है, आपको ये आना चाहिए, हम ये आशा करके चल रहे हैं। तो इसका 10% निकालिए, 10% ऑफ 10,000। ठीक है, तो 10% हटाएंगे, नीचे हम 100 लगाएंगे, ऑफ का मतलब गुना होता है 10,000। देखिए ये दो शून्य कट गया, और देखिए 100 के साथ 1 शून्य चिपक जाएगा तो 1,000 नहीं हो जाएगा। तो इसका जो 10% है वो 1,000 हो जाएगा, तो यानी कि वही इंटरेस्ट हो जाएगा फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 1,000। ठीक है, और अमाउंट प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल किसको कहते हैं, जितना रुपया आप किसी को ओरिजिनल में इंटरेस्ट पे दिए हैं उसको प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास है 10,000, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर, यानी आफ्टर 1 ईयर अमाउंट क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट यानी कि मूलधन प्लस ब्याज मिलके ये टोटल अमाउंट होता है। तो 10,000 प्लस 1,000 कितना हो जाएगा 11,000, ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखिए पहले साल में इंटरेस्ट को जोड़ दिए हैं, यानी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जब आप किसी से लेते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप देखिए अब जो सेकेंड साल के बाद हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2 साल के बाद अमाउंट क्या होगा, समझे। तो देखिए 1 साल के बाद अमाउंट ये हुआ, तब इसका इंटरेस्ट 10% हमको निकालना होगा, 11,000 का 10%, यानी परसेंट हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा। ठीक है, ये 2 शून्य से 2 शून्य इन्हें कट गया, यानी 110, एगो शून्य सटा दो 1,100 रुपया। तो अब इसका जो इंटरेस्ट आ गया है हमारे पास, इसका जो इंटरेस्ट आ गया है ये इंटरेस्ट ये आ गया है 1,100। तो देखिए अब जो है इसका इंटरेस्ट 1,100 हो गया, तो ये अमाउंट ये जो हमारे पास अब ये प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, 1 साल के बाद जब आप इंटरेस्ट को भी जोड़ देते हैं तो ये अब प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा।
तो अब इसमें इसको 1100 को जोड़ना है। तो देखिए 11,000 तो हो जाएगा 12,100, 12,100 हो जाएगा टोटल। जब इस इंटरेस्ट को और इसको जोड़ देंगे तो यही अमाउंट 2 साल के बाद 12,100 हो गया। यानी कि आप पहले 10,000 पे इंटरेस्ट निकाले थे पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 11,000 पे, यानी 1,000 जो इसका 1 साल का इंटरेस्ट था, और 1 साल का इंटरेस्ट था, इसका भी इंटरेस्ट आप निकाले हैं। तो इसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आशा करते हैं कि आप ये कंपाउंड इंटरेस्ट समझ गए हो। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। इन सब की चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जोड़कर किसी से आप पैसा लेते हैं तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि इनिशियल, हम देखिए शुरुआत में कितना रुपया है, ये 10,000 है, ठीक है। इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट बोलिए ये कितना है, 10,000, ठीक है। कह रहा है 8% के हिसाब से ये लेते जाता है इंटरेस्ट। तो देखिए कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो देखिए इसका 1 साल के बाद जो है वो अमाउंट क्या हो जाएगा, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर अमाउंट क्या हो जाएगा। देखिए 10,000 का 108% हो जाएगा। कैसे, ये आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं थोड़ा आपको ये समझना चाहिए। देखिए कोई भी अमाउंट अगर दिया हुआ है तो वो अपने आप में 100% है, ठीक है। एक मान लीजिए 10,000 दिया हुआ है तो ये अपने आप में 100% है, ठीक है। हमको इसका 8% अधिक लाना है तो ये अपने आप में 100% है, तो हम इसका 108% लाना है, क्योंकि 100 + 8%, 108%, ठीक है। तो ये परसेंट हटेगा तो नीचे हम 100 आएगा, ये 2 से ये 2 शून्य कट गया, यहाँ क्या बचा 108, अब 2 शून्य सटा दीजिए, 10,800, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 10,800, ठीक है। ये अमाउंट आएगा आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। फिर इसका जो है 108% निकालेंगे तो वो अमाउंट आएगा आफ्टर 2 ईयर, यानी कि आफ्टर 2 ईयर अमाउंट क्या हो जाएगा, इसका 108% निकालना होता है, ठीक है। इसके लिए आपको जो है बेसिक क्लास की ओर बढ़ना चाहिए। 108% निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यह है 10,800 का 108%, परसेंट हटाइएगा तो नीचे हम 100 लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा, 2 शून्य खत्म, 108 गुने 108 करना है। देखिए 108 गुने 108 करना है। देखिए ये हो गया 8 × 8 = 64, 4 बाकी 6, ये इसको जब गुना करेंगे तो 0 और 6 जोड़ देंगे तो 6, इधर हो जाएगा 8, ठीक है। $11,664 क्या आ जाएगा, 11,664। देखिए एक ये हमारे पास है और एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये तीनों को हम जो है सीक्वेंस के फॉर्म में लिखते हैं और चेक करते हैं कि ये क्या है, ये एपी है कि नहीं है। तो देखिए ई दोनों के बीच का डिफरेंस पहले निकालेंगे तो क्या आएगा 800, ठीक है। ई दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि एपी होने के लिए यही नहीं चेक करते हैं कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आना चाहिए। ई दोनों के बीच का डिफरेंस हमने निकाला है तो 800 आया है, ठीक है। अब ई दोनों के बीच के डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि 11,664 में हम 10,800 घटाएंगे तो क्या आएगा, इधर 4 इधर 6, इसको पहुँचा देगा 16, 16 में से 8 गया 8, ये 0 ये 0, 864 आ गया है। देख रहे हैं 864, ये 800 है, ये 864 है, यानी कि डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं वो फिक्स नहीं आ रहा है, तो ये एपी नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 ये चारों सिचुएशन समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और आपको ये समझने में भी अब आपके पास भी थोड़ा टाइम की किल्लत होगी, क्योंकि देखिए मोबाइल स्क्रीन भी ज़्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे ये एक्सरसाइज 5.1 के अगले सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन नंबर 2 से नेक्स्ट सॉल्यूशन की ओर मिलेंगे अगले वीडियो में।
तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है, आप चीज़ों को समझे हैं, वास्तव में आप चीज़ों को लिखे भी हैं, समझे भी हैं, आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी क्लास 9 या क्लास 10th में हैं, उनको इस चैनल का लिंक भेजिए, उन्हें सब्सक्राइब करने कहिए और खुद लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है मेरा मनोबल जो है वो आगे जाए और हम भी आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने का भरपूर प्रयास करते रहें। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इस पे बेसिक मैथ्स जो है आपको बेसिक मैथ्स से लेकर के आपको हाई लेवल की मैथ्स की ओर ले चलेंगे, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आशा करते हैं कि आप मेहनत करेंगे, आप वीडियो को भी शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रोहित को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।